हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका सीटेट अभी रह रहा है, कुछ ही बच्चों का रह रहा है, मोस्टली ज़्यादातर हो चुके हैं। ठीक है, जिनका हो चुका है वो यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि यूपी टेट के फॉर्म भी आउट ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि जब फॉर्म आएंगे तभी आप प्रिपेयर करेंगे। देखो, स्टार्टिंग तो पहले से ही करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता कितने महीने में कब एग्ज़ाम ले ले, है ना। तो अगर एक महीने के अंदर ही, एक महीना फॉर्म का हुआ और एक महीने बाद डेट आ गई, तो 2 महीने में फिर प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है ना। देखो, सबका आईक्यू इतनी तेज नहीं होता। कुछ तो ऐसे होते हैं कि 10 दिन पढ़ के या 4 दिन पढ़ेंगे तो भी पेपर क्लियर हो जाएगा। वो पेपर किस वजह से पास होता है? क्योंकि उनकी बेसिक नॉलेज इतनी अच्छी होती है। भाई देखो, हम पढ़ते तो जन्म भर से ही आ रहे हैं, तो हमारी बेसिक नॉलेज तो कुछ होती है। तो कुछ बच्चों की तेज होती है, कुछ की कमज़ोर होती है। ठीक है, तो वैसे आप स्टार्टिंग अभी से ही कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाला यूपी टेट आपके लिए बहुत खास हो जाता है, क्योंकि अब आएगा सुपर टेट, जिसका काफ़ी दिन से इंतजार था। इतने सालों से, 3-4 साल से सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तब से सुपर टेट आ रहा है। अब तक तो आया नहीं, लेकिन अब इसलिए आएगा क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन में इन लोगों को वोट लेनी होती है, तो वोट के टाइम पे तो देंगे ही ये, है ना। तो ये वाला यूपी टेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसने सी टेट नहीं दिया या फिर जिसका सी टेट का पेपर अच्छा नहीं गया, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूपी टेट की। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरह मन से तैयारी करें, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। देखो, अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि यूपी टेट के नंबर भी जुड़ेंगे। सी टेट का तो फाइनल हो गया है, लेकिन क्या पता यूपी टेट के भी जुड़े, तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को। यहाँ क्लासेस चली रही हैं यूपी टेट की, और सी टेट का हम सारा कंटेंट कर चुके हैं। देखो, जो नए क्वेश्चन है उनके पीछे मत परेशान हो, जितना आपने पढ़ लिया है उसी को ही रिवाइज कीजिए बस। ठीक है, नया आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, प्रेशर बन जाएगा कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ। तो ऐसे मत करिए, जितना पढ़ा है उसी को ही रिवाइज करिए। ठीक है, और ये जो हमारा दूसरा चैनल है कॉलेज विद भावना, अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को। यहाँ आपको बीएड की क्लासेस मिलेंगी और आगे एमएड की क्लासेस भी देखने के लिए मिलेंगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और भी चीज़ें हम ऐड ऑन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई है। ये सोशल मीडिया हैंडल ही है, मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, यहाँ कोई पढ़ाई का चक्कर है नहीं। ठीक है, ये फेसबुक है, ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे सारा टीचिंग रिलेटेड मिलेगा। बल्कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं बस यहाँ मैसेजेस के थ्रू, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, क्योंकि मैं रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई रेलिवेंट ठीक चीज़ें हैं, कुछ अच्छा पूछ रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तो आप जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि जितना भी कंटेंट मैं कराती हूँ सभी की पीडीएफ में देती हूँ। ठीक है, और यूट्यूब हमारा अपना चैनल है ही, जहाँ आप लोग हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत आगे हम निकल चुके हैं, चलते हैं आगे। कहाँ तक? यहाँ तक कर चुके हैं हम। ठीक है, कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे करते हैं। डेली डेली 15-15 क्वेश्चन कर रहे हैं, ना तो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और ना ही आपको बोरिंग लगेगी। स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन का ओवरव्यू मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीडीपी में। ठीक है, देखो 10-20 क्वेश्चन से कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि एक बार ऐसा होता है किसी थ्योरी से क्वेश्चन आ रहा है, किसी से नहीं आ रहा, तो एक बार सारे क्वेश्चंस में को आप निकल जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और थ्योरी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर आपको आंसर आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, और कोशिश कर सकते हैं बस बताने की। ठीक है, और ना ही बता के तो ही क्या फ़ायदा होगा, बता के कम से कम चलो तुक्का ही लगाओ, याद तो रहेगा। अगर सही निकल गया तो वो क्वेश्चन आपका याद हो जाएगा, ये मान लो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को शेयर भी कर दिया करो, आगे तक पहुँचे। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। देखो, मेहनत तो होती है, पीपीटी भी बनानी होती है, कंटेंट पूरा रेडी करना होता है, मेरी तरफ से भी मेहनत होती है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, जो भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, बीएड हो, बीटीसी हो, सभी में शेयर किया करें। तो स्टार्ट करते हैं, बताइएगा आंसर। थॉर्नडाइक प्रूव्ड हिज थ्योरी टाइटल। थॉर्नडाइक ने शीर्षक से अपने सिद्धांत को सिद्ध किया। क्या था इनकी थ्योरी का नाम थॉर्नडाइक की? कॉग्निटिव लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, या फिर साइन लर्निंग, या फिर स्पेस लर्निंग। बताओ, संज्ञानात्मक सीखना, परीक्षण और त्रुटि, या फिर साइन लर्निंग, या फिर अंतरिक्ष सीखना। देखो, ये हिंदी देख लेना, हिंदी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, देखो
ज़्यादा कोशिश करिए इंग्लिश में करने की। मैं तो इसलिए प्रीफर करती हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको इंग्लिश में तब भी स्विच ही करना पड़ेगा। जो नई जनरेशन आ रही है आप उन्हें हिंदी नहीं थोप सकते उनके ऊपर, जैसा टच चल रहा है जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है उसी तरह से तो पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में स्विच करने की कोशिश करिए भाई। देखो वो तो तुम्हारी मर्जी की बात है, लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगी। और जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं वो इंग्लिश में ही अपना मीडियम इंग्लिश रखें, क्योंकि कोशिश करें इंग्लिश रखने की। फिर अगर आप मास्टरी करते हैं, एमएड करते हैं, कोई भी और कोर्स करते हैं तो फिर आपको तब भी इंग्लिश ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कोशिश रखिए। बाकी आपकी इच्छा है, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। तो बताइए आंसर क्या होगा भाई। थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्या था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी परीक्षण और त्रुटि सीखना। इसे कुछ और भी कहते हैं। ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या इसका एग्जैक्ट नाम है हिंदी में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। साइन लर्निंग जो है वो टोलमैन ने दी है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, क्या है? टोलमैन ने दी है, तो ये भी पूछता है। यूपी टेट इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि ये थ्योरी किसने दी है। जैसे कि अगली बार साइन लर्निंग पूछ ले, कोई और थ्योरी पूछ ले, तो इसी तरह से पूछता है। और सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो लर्निंग थ्योरीज पे रहता है। यूपी टेट में ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि लर्निंग थ्योरीज से क्वेश्चन ना आए। जितनी भी सारी लर्निंग थ्योरीज है ना बीएड की, उन्हें घोट के पी जाइए। अब मैं बीएड में भी कराऊंगी ना तो वहाँ भी देख सकते हैं आप, छोटी छोटी क्लासेज होती हैं। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज, यानी उम्र और विलंबित विकास से जुड़ी गैंग उम्र है जिसमें बच्चा गैंग बनाना स्टार्ट कर देता है, वो कौन सी उम्र है बताओ। सोशलाइजेशन भी होता है बच्चे का, यूनिक स्टेज उसे बोला जाता है। कोल एंड ब्रूस ने बोला है उसे यूनिक स्टेज। सूडो मैच्योरिटी एज भी बोला है उसे रोस ने। तो वो कौन सी स्टेज है? मैंने इतने सारे हिंट आपको दे दिए हैं। तो बताइए, 16 से 19 साल का बच्चा रहता है इस एज में, 3 से 6 साल का रहता है, 8 से 10 साल का बच्चा रहता है, या 16 से 19 साल का बच्चा रहता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा भाई। गैंग बच्चा कब बनाना शुरू करता है? जैसे जैसे भाई स्कूल में जाते ही तो गैंग नहीं बना लेगा, थोड़ा सा जैसे जैसे बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा तब गैंग बनाना शुरू करेगा। गैंग यानी फ्रेंडशिप करना। तो 8 से 10 साल का बच्चा क्या है, गैंग बनाना स्टार्ट कर देता है। इसमें एज दे दिए, लेकिन क्या है, चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड में जाते जाते बच्चा गैंग बनाना शुरू कर देता है, तो इसे गैंग एज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे का सोशलाइजेशन भी होता है, सोशलाइजेशन भी होता है। ठीक है, इसे यूनिक स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, कोल एंड ब्रूस ने इसे बोला है यूनिक स्टेज। किसने? कोल एंड ब्रूस ने। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है यूपी टेट में। इसे शूडो मैच्योरिटी एज भी कहते हैं, यानी एक तरह से झूठी परिपक्वता। दिखाता तो बच्चा ऐसा है जैसे मैं कितना परिपक्व हो गया हूँ, कितना मैच्योर हो गया हूँ। तो ये क्या है? शूडो मैच्योरिटी एज किसने कहा है? रोस ने कहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं किसके बारे में? गैंग एज के बारे में। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। 8 से 10 साल में किस एज में रहता है बच्चा? लेटर चाइल्डहुड के आसपास चला जाता है। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड। ठीक है भाई, आगे चले तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सीखने में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? सीखने में कौन सा शामिल नहीं है बताओ। लर्निंग यानी सीखना, जो हम सीखते हैं। लर्निंग यानी लर्निंग तो हमारी जीवन भर चलती रहती है। ठीक है भाई। मोटिवेशन यानी प्रेरणा हमें मिलेगी तो भी हम अच्छे से सीखेंगे। टाइम टू टाइम हमें मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। भाई देखो, हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को रहती है कि भाई मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन मिले। कुछ लोग तो क्या है, अपने घर में इतना मोटिवेशन है, अपने पेरेंट्स को देख लो, खूब मोटिवेशन मिलेगा भर भर के, है ना। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मुझे तो, मैंने कभी नहीं देखी मोटिवेशन की वीडियो, मैं तो अपने घर वालों को देख लेती हूँ, बस वही मोटिवेशन है। क्या है? इंटरेस्ट, डिज़ायर यानी ब्याज की इच्छा। ब्याज की इच्छा नहीं है भाई, इंटरेस्ट यानी रुचि आपकी। क्या है? रुचि, किसी भी चीज़ में रुचि, तो भी लर्निंग अच्छी होगी। या फिर नेचर ऑफ कंटेंट यानी सामग्री की प्रकृति, जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका नेचर। देखो, नेचर ऑफ कंटेंट ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में चला जाता है, बाकी आपकी रुचि मैटर करती है, आपका मोटिवेशन मैटर करता है। ठीक है, आप कितने तैयार हैं पढ़ने के लिए, आप कितने रेडी हैं, इसमें लॉ ऑफ रेडीनेस भी आ जाता है। ठीक है,
मतलब लगता है एक तरह से कि आप कितने तैयार हैं पढ़ने के लिए, आपका इंटरेस्ट कितना है, आप कितने मोटिवेट हैं, क्या आप सीखना चाहते हैं, क्या आप सीख रहे हैं पहले से ही। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेकिन नेचर ऑफ कंटेंट नहीं आता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, यानी नोट पूछा है, कौन सा शामिल नहीं है सीखने में, तो नेचर ऑफ कंटेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वैल्यू, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मूल्य है। एल्ट्रुइज्म यानी दूसरों का उपकार करने वाला, यानी दूसरों को कोऑपरेट करने वाला, दूसरों के लिए दूसरों की मदद करने वाला, कोई हेल्प कर रहा हो किसी की, या फिर प्राइमरी गोल, या फिर इंस्टिंक्ट, या फिर एग्रेशन नीड। बताइए, एग्रेशन नीड यानी गुस्सा आ रहा हो, क्या है आक्रामक, क्या है ये आक्रामकता की आवश्यकता। एक सेकंड, मेरी कॉल आ रही है। ठीक है, क्या है, कुछ गड़बड़ लग रही है, या एग्रेशन होता है गुस्सा, तो ये तो सोशल वैल्यूज होगी नहीं, ना ही इंस्टिंक्ट होगा, ना ही प्राइमरी गोल होगा। एल्ट्रुइज्म होगा, पेट्रियोटिज्म होगा, कितने आप कोऑपरेशन देते हैं किसी को, कितना कोऑपरेट करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, कितना दूसरे की हेल्प करते हैं, कितने आप सिंपैथेटिक हैं, तो ये सारी सोशल वैल्यूज हो जाती हैं। एल्ट्रुइज्म यानी दूसरों को उपकार करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, बाकी हमारे गलत हैं। ये पता नहीं क्या हिंदी लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। बताओ भाई, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन और मीन एंड विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। ह्यूरिस्टिक के, या फिर एल्गोरिथम्स के, या फिर मेंटल सेट के, या फिर फंक्शनल फिक्सनेस के। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, सबसे पहले तो ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। किसने दिया है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसी के दो एग्जांपल है, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन और मीन एंड एक्सप्लोरेशन, यानी किसी भी प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं तो ये हम देखते हैं कि पहले कैसी प्रॉब्लम थी, किस वजह से प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, मीन्स एंड एनालिसिस का है, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना है, एंड में जाना, बिल्कुल अंत में जब उसका निष्कर्ष निकल जाए, एक तरह से सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी के एग्जाम्पल है ह्यूरिस्टिक मेथड के, यानी इसमें क्या होती है, खोजबीन होती है, किसी भी प्रॉब्लम की खोज करना, कुछ भी डिस्कवरी करना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। कर्व्स ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्रोट अबाउट बाय प्रैक्टिस। भाई देखो, डेफिनेशन आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। डेफिनेशन का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, बस ये शॉर्टकट है कि जो डेफिनेशन रिपीटेड है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे उत्तराखंड टेट हो, एच टेट हो, ये सारी डेफिनेशन मैं आपको करा दूंगी। बस ये आप याद कर लीजिए, अगर आएगी तो इन्हीं में से मिल जाएगी, और अगर बाहर से आई तो सभी के लिए एक जैसी होगी, क्योंकि डेफिनेशन का कोई तोड़ नहीं है। आपने बीएड जब करी होगी तो आपने देखा होगा कि एक एक टॉपिक पे कितनी कितनी सारी डेफिनेशन है। स्किनर की अलग, पेवलोव, इतने सारे साइकोलॉजिस्ट ने, रोस ने, एबिंगोस ने, दुनिया भर के हैं, ये कहाँ तक याद करेंगे, है ना। तो क्या है, इनकी कोई लिमिटेशन है नहीं, तो कुछ भी डेफिनेशन आ सकते हैं, लेकिन जो रिपीटेड है या फिर जो आई हुई है अब तक, वो सारा उनका कलेक्शन हम एक जगह कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर अगर पता हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा लाए गए सुधार की मात्रा, दर और सीमा का ग्राफिक प्रतिनिधित्व करते हैं। यह किसने कहा है, स्किनर ने, रोस ने, एबिंगोस ने, या एमएल बिगे ने। तो ये क्या है, एबिंगोस ने। ये डेफिनेशन किसने दी है, एबिंगोस ने। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सीखने के थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में से कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है। प्राइमरी 3 लॉ दिए हैं उन्होंने, उसमें से कौन सा एक नहीं है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी सहचर्य स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज व्यायाम का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। तो बताइए कौन सा इनमें से नहीं है। भाई नियम तो सारे लर्निंग के हैं, लेकिन प्राइमरी कौन सा नहीं है ये पूछा है। देखो भाई ये वाला नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है ना ये सेकेंडरी है। ये क्या है, सेकेंडरी लॉ है लर्निंग का, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यानी क्या होता है इसके अंदर कि कोई भी फोटो से बात करना, कोई भी नॉन लिविंग थिंग से क्या है बात करना, एक रियलिटी शो करना। जैसे लड़कियां या कोई भी ऐसे नहीं करते कि क्या बोलते हैं उसे, ये बारबी डॉल वगैरह, या फिर वो
मेरे माइंड में नहीं आ रहा, उनसे बातें करते हैं हाथ में, टेडी बियर, हाँ टेडी बियर लेके बातें नहीं करती हैं लड़कियां तो वो होती है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि ये सेकेंडरी लॉ है, बाकी सारे प्राइमरी लॉ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, कोहलर सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना है, क्या है सीखना। कोहलर ने क्या है, इनसाइट थ्योरी दी है, कौन सी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी है इन्होंने, इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे, ठीक है, जिसका नाम था सुल्तान। तो बताइए क्या, किस बेस पे दिया है, किस बेस पे प्रूव करिए, क्या सिखाना चाहते हैं ये। अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल आर सुपीरियर टू एनिमल्स, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति जानवरों से श्रेष्ठ होते हैं। सेकेंड हैंड ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी, यानी एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि, या फिर कॉग्निटिव ऑपरेशन, संज्ञानात्मक संचालन। फोर्थ है द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन, स्थिति के विभिन्न भागों की धारणा। तो बताइए कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है, कैसे सीखता है कोई भी पर्सन। तो ये क्या है, इन्होंने इसे बताया कॉग्निटिव ऑपरेशन, यानी इनसाइट, एकदम से आइडिया आता है हमारे माइंड में, ठीक है। भाई कुछ भी हम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत बार देखो क्या होता है, कोहलर ने क्या है, इनसाइट लर्निंग, इनसाइट यानी यूरेका, एकदम से दिमाग में आइडिया आया, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, जैसे सुल्तान ने किया था, ठीक है। तो कॉग्निटिव ऑपरेशन यानी जैसे हम पेपर में क्या होता है, बहुत बार हम कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें से एक क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, जब हम पूरा पेपर करके आ जाते हैं फिर उसका आंसर हमें मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम हमें आइडिया नहीं आता, एकदम से आइडिया आता है पूरा पेपर करने के बाद कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, इसका तो ये आंसर होगा। तो वो क्या होता है, कॉग्निटिव ऑपरेशन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। भाई मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि सामने कोई क्वेश्चन है, नहीं आ रहा समझ में, और बहुत देर बाद क्या है, एक रैंडम आ जाएगा आंसर दिमाग में, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनसाइट, यानी एकदम से आना दिमाग में। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, यानी कॉग्निटिव ऑपरेशन। कॉग्निटिव का मतलब होता है हमारे माइंड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, हमारा सोचना, तर्क करना, ठीक है, हमारा परसेप्शन, सारी चीजें, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन कंडीशनिंग ऑफ, वातानुकूलित प्रतिक्रिया सिद्धांत की कंडीशनिंग पर जोर देता है। भाई कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी किसने दी है, किस पे एम्फेसाइज होता है, पहले तो ये फर्स्ट है रीजनिंग यानी विचार, सेकंड बिहेवियर, थर्ड है थिंकिंग सोचना, फोर्थ है मोटिवेशन। तो बताइए किस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। भाई कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी क्या है, पेवलोव ने दी है, किसने, पेवलोव ने दी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो इन्होंने किस पे जोर दिया है इस थ्योरी के अंदर, यानी कुत्ते के बिहेवियर पे, किस तरह से वो बिहेव करता है जब खाना आता है, घंटी बजती है, लार टपकती है, तो क्या है उसके बिहेवियर पे, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है, उसके व्यवहार पे, ठीक है। भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, लर्निंग थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। कॉन्टिग्यूअस कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, या क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर ट्रेस कंडीशनिंग। तो बताइए ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है, क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है, इसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है, बताओ। लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, कि सीखना प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, या फिर लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये तो डेफिनेशन जन्म जन्मांतर से चलती आ रही है कि सीखना व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यानी अगर आपने कोई भी बीएड का पेपर दिया होगा तो सबसे पहले यही मिलती है, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी अगर हम कुछ भी सीखते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में एड ऑन होता चला जाता है, ठीक है, हमारा बिहेवियर चेंज होता चला जाता है। जैसे कि हम कहीं और जाके रहने लगे, किसी भी अच्छे एरिया में, बहुत अच्छी सोसाइटी में जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हो, बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, तो हमें क्या है, हम वहाँ इतना सीखेंगे, सीखते सीखते हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है।
लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, सीखना जीव का विकास है, ठीक बात है। लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, सीखना एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है, सही बात है। लेकिन लर्निंग क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। भाई मैंने कितना सीखा है, मेरे मुंह देख के कोई बता देगा क्या, नहीं बता सकता ना। तो लर्निंग क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम इसे, ठीक है। ये हमारे बिहेवियर में ऑब्जर्व हो जाएगी लेकिन डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकती, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का वक्र नहीं है। 3 तरह के कर्व होते हैं, फर्स्ट होता है कनकेव, सेकंड होता है कन्वेक्स और थर्ड होता है कॉम्बिनेशन टाइप, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता, तो नोट पूछा है तो डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। 3 तरह का कर्व ही होता है, कॉनकेव फर्स्ट नंबर, फिर कन्वेक्स, फिर होता है कॉम्बिनेशन टाइप यानी दोनों का मिश्रण, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, बताओ भाई, द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड इज कॉल्ड, यानी सीखने की अवधि जहां प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होता क्या कहलाता है, बताओ भाई। लर्निंग कर्व कहलाता है यानी सीखने की अवस्था, या फिर प्लेट्यूज ऑफ लर्निंग सीखने का पठार, या फिर मेमोरी, या फिर अटेंशन। तो बताइए क्या कहलाता है भाई, जब लर्निंग में कोई इम्प्रूवमेंट ना हो, ना या तो ना बढ़े और ना घटे, एक पॉइंट पे जाके रुक जाए, तो उसे कहते हैं प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग सीखने का पठार। क्या है, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, यानी ना तो लर्निंग बढ़ती है और ना ही घटती है, यानी क्या है, सीखने का पठार उसे बोलते हैं। और किस कारण से होता है, जब मोटिवेशन की कमी हो जाती है, एंथुसिज्म की कमी हो जाती है, डिजायर की कमी हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो ये इसके कोज हैं, कोज भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग यानी सीखने का पठार। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, बताओ भाई, हु हैज प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग, सीखने के परीक्षण और त्रुटि के नियम को किसने प्रतिपादित किया है, बताओ। कोहलर ने, पेवलोव ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर गेस्टाल्ट ने, बताओ किसने किया है। तो किसने किया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने, किसने, थॉर्नडाइक ने। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। कोहलर ने क्या है, गेस्टाल्टवाद दिए, तो कोहलर ये इनसाइट थ्योरी दी है, इन्होंने क्या है, इनसाइट थ्योरी दी है, ठीक है। पेवलोव ने क्या है, कंडीशनिंग दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग, इन्हें फाउंडर भी बोला जाता है कंडीशनिंग का, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं, लर्निंग थ्योरी से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। 15 ही क्वेश्चन हम करेंगे, बताइएगा आंसर और फिर बताइएगा कितना स्कोर आपका रहा, ठीक है। और शर्माना मत, 5 नंबर भी आए तो बता देना, ठीक है, और 0 भी आए तो भी बता देना, कोई बात नहीं, ठीक है। भाई सब धीरे धीरे तो सीखते हैं, ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में कोई सीख लेता है ना। इन अ नॉर्मल जाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेयर इज, एक सामान्य जाइगोट में, जोड़े में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है, बताओ भाई। एक जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, वो भी पेयर में पूछा है, बताओ। तो सभी को पता है तो 23 होते हैं, ठीक है। और अगर वैसे पूछे, पेयर ना पूछ के, तो 46 होंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है भाई। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। देखो ये कितनी बड़ी पूरी पीपीटी है, आगे तक है, तो ऐसे ही हम डेली क्वेश्चन करते रहेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलता रहेगा और क्वेश्चंस की नॉलेज भी हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो आपको ये ध्यान रहेगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन पढ़ने का क्या दायित्व रहता है, मतलब हम पहले देखो, चलो मैं भी हूँ, कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाएँ हम, PhD तक भी चले जाएँ, तो हम पहले देखते हैं कि क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, मतलब सारी चीजें हम पहले ये देखते हैं। तो कोई भी पेपर अगर हम देने जा रहे हैं, तो हमें क्या है, पहले उसके प्रीवियस ईयर देखने चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। चाहे हमें कुछ भी ना आता हो, लेकिन क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन देखने चाहिए। अब देखो जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, डेली यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं थ्योरी कराऊंगी, जब मैं थ्योरी कराऊंगी ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बना था, मुझे कुछ याद आ रहा है। बेशक आपको आंसर याद ना है, लेकिन आपको ध्यान में रहेगा कि इस थ्योरी से या इस पॉइंट से क्वेश्चन बना था, है ना। तो ये फायदा होता है क्वेश्चन देखने का। बाकी सबका अपना अपना तरीका है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दें भाई, शेयर भी किया करो, सब लोग सपोर्ट करेंगे मिलके तो कितने आगे तक जाएगा, ठीक है।
तो बस हम यहीं पे एंडिंग करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बिल्कुल चिल होकर पढ़िए, टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़िए। कोई बात नहीं, देखो सिलेक्शन रिजेक्शन चलता रहता है, ये नहीं कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तो बस पता नहीं क्या ही कर जाऊँगा। कोई बात नहीं, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। अगर कंटिन्यूटी में आप पढ़ रहे हैं ना तो कभी फेलियर नहीं मिलेगी। और फेलियर अगर मिल भी गई, जरूरी नहीं है कि आपकी जॉब भी लगे, जॉब नहीं लगेगी तो आप खुद इतने एस्टेब्लिश हो जाओगे कि आप खुद पढ़ा सकते हो, ठीक है, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो। बस ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।